अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हालात हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं? लो मेरा बच्चा, अभी मैं हाजिर हूँ अपने बच्चों के साथ क्लास 10th के चैप्टर नंबर 11 के लेक्चर नंबर 4 के साथ। चैप्टर नंबर 11 जिसका नेम होम्योस्टैसिस है और उसका लेक्चर नंबर 4 के साथ मैं अपने बच्चों के लिए हाजिर हूँ। ठीक है बेटा, तो पिछली दफा हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, फिर हमने उसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन हम लोगों ने उसका करके देखा। उसमें हमने रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला, ज़रा थोड़ी सी रिवीजन हो जाए उसकी। तो अभी मैं खोल कर देखता हूँ कि ये ज़बरदस्त, तो ये आपकी बुक की ही बेटा फोटो है। ठीक है, तो पता लगा कि आउटर डार्क रेड रीजन इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स एंड इनर पेल रेड रीजन इज कॉल्ड रीनल मेड्यूला। पेल रेड रीजन में कुछ पायरामिडल स्ट्रक्चर से नाम था रीनल पायरामिड्स, और रीनल पायरामिड्स अपने आप को ड्रेन कर रहे थे इस फनल लाइक स्ट्रक्चर में। इसको रीनल पेल्विस कहते थे, और रीनल पेल्विस से निकलता था यूरिटर, और रीनल आर्टरी अंदर जाती थी, आर्टीरियोल बनाती थी, है ना, और आर्टीरियोल बेटा फिर कैपिलरीज बना देंगे, और ये रीनल वेन अंदर। ये अच्छा, अब रीनल वेन को मैं ये नहीं कहूंगा कि अंदर जा रही, रीनल वेन को मैं कहूंगा कि जब रीनल आर्टरी अंदर गई, आर्टीरियोल्स बनाई, तो आर्टीरियोल्स ने जब बनाई कैपिलरीज, फिर कैपिलरीज आपस में जुड़ी तो विन्यूल्स, और जब विन्यूल्स जुड़ती हैं तो वेन्स बनती हैं बेटा। तो ये देखो, विन्यूल्स आपस में जुड़ रही हैं और ये वेन रीनल वेन बनकर तो बाहर आएगी। तो रीनल वेन जनाब बाहर निकल रही है, जबकि रीनल आर्टरी अंदर को जा रही है। ठीक बेटा, ये जितनी किडनी आप देख रहे हो, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्स। आगे से सेल्स आपस में जुड़कर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बेटा, सॉरी, टिश्यूज बना रहे हैं, और टिश्यूज आपस में जुड़कर स्पेशल स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, और वो स्पेशल स्ट्रक्चर है जी नेफ्रॉन। ओ गॉड! तो किडनी के अंदर इस तरह के ट्यूब्यूल्स हैं बेटा। ये देखो, ये एक ट्यूब जा रही है, हाँ, और एक ये वाला स्ट्रक्चर है ये इस जगह पर। तो बेटा किडनी भरी पड़ी है इस तरह के स्ट्रक्चर से। इस तरह के स्ट्रक्चर्स को नेफ्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? नेफ्रॉन। क्या? नेफ्रॉन। याद रखें, अगले चैप्टर कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन आएगी, तो न्यूरॉन को नेफ्रॉन से मिक्स नहीं करना मेरे मेरे बच्चों, गॉट इट? इसको मिक्स नहीं करना, ये नेफ्रॉन है। ये क्या है मेरा बच्चा? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन्स हैं जी। तो आपको पता है, अगर किडनी का फंक्शन यूरिन बनाना है तो वो यूरिन किडनी के अंदर मौजूद नेफ्रॉन्स बना रही हैं। तो हु इज मेकिंग यूरिन? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज मेकिंग यूरिन जनाब। तो ये नेफ्रॉन जो मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज मेकिंग द यूरिन। ओके, तो आज हम पढ़ने लगे हैं नेफ्रॉन एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आया, डिफाइन नेफ्रॉन या व्हाट इज नेफ्रॉन। तो मेरे बच्चों ने कहना है जनाब, किडनी का अगर फंक्शन है यूरिन बनाना, तो किडनी में वो चीज जो यूरिन बना रही है उसका नाम नेफ्रॉन है। क्या है मेरे बच्चे? नेफ्रॉन। सो व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। So if kidneys function is to make urine and to filter the blood, who is helping in filtering the blood and making urine? Nephron. Nephron is the functional unit of kidney. The functional unit of kidney is called nephron. It's called what? Nephron. Nice. बेटा, ओवर 1 मिलियन से ज्यादा नेफ्रॉन्स हैं ईच किडनी में। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। भाई तकरीबन कितनी नेफ्रॉन्स हैं ईच किडनी में? तो मेरे बच्चे बोलेंगे देयर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। ओ गॉड, इतनी ज्यादा? यस। और नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स हैं। नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स हैं बेटा। वो 2 पार्ट्स कौन से हैं? तो ये देखो, थोड़ा सा हम और आगे चले जाते हैं। एक पार्ट ये है मेरा बच्चा, सिर्फ इतना,
जितना मैं एनसर्कल कर रहा हूं सिर्फ इतना पार्ट है। इस पार्ट का नाम है रीनल कॉर्पसल। रीनल कॉर्पसल, ठीक। और जो दूसरा पार्ट है वो है रीनल ट्यूब्यूल। तो ये देखो, ये रीनल कॉर्पसल के बाद एक ट्यूब शुरू हो रही है, ये ट्यूब जा रही है, ये ट्यूब ये अब नीचे को जा रही है। तो ये नीचे को जाकर फिर ये देखो ये यू शेप हो गई है, और यू शेप होकर तो फिर ये देखो इस तरह ट्विस्ट होकर जा रही है। ओ गॉड, इस ट्यूब के 3 हिस्से मुझे नजर आ रहे हैं। रीनल कॉर्पसल से निकलने के बाद पहला ट्विस्टेड एरिया, इसको कॉन्वोल्यूटेड एरिया बोलोगे। फिर इस ट्यूब का दूसरा हिस्सा है, इट इज इंग्लिश लेटर यू की तरह है। किसकी तरह है बेटा? यू की तरह। और तीसरा एक और है, वो फिर ट्विस्टेड है, वो फिर बलदार है, कॉन्वोल्यूटेड है। क्या है मेरा बच्चा? कॉन्वोल्यूटेड है। क्लियर हो गया? तो ये है जी रीनल कॉर्पसल, और रीनल कॉर्पसल के बाद है रीनल ट्यूब्यूल। तो आइए जरा रीनल कॉर्पसल के बारे में पढ़ लेते हैं। लो जी, नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स, रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल। और अब हम पढ़ने लगे हैं रीनल कॉर्पसल के बारे में। किसके बारे में? रीनल कॉर्पसल के बारे में। बच्चा, थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि रीनल आर्टरी किडनी में दाखिल हुई, उसने बना दिए आर्टीरियोल्स। क्या बना दिए मेरा बच्चा? आर्टीरियोल्स। तो आर्टरी की ब्रांचेस को क्या कहते हैं? आर्टीरियोल्स। क्या बोलते हैं मेरा बच्चा? आर्टीरियोल्स। अच्छा, अब जरा गौर से देखना है, मैं थोड़ा जूम इन कर रहा हूं। ये आया आर्टीरियोल। ओ गॉड, ये मेरे हाथ को देखना आपने, ठीक है? ये आया आर्टीरियोल। पुत्र, आर्टीरियोल जो इस कप शेप्ड एरिया में घुसने लगा है, इस आर्टीरियोल को कहते हैं एफेरेंट आर्टीरियोल। क्या बोलेंगे? एफेरेंट, AFFERENT। एफेरेंट आर्टीरियोल आया और अंदर आकर कैपिलरीज का गुच्छा बना दिया। कैपिलरीज के इस गुच्छे को, जो अंदर काले रंग का नजर आ रहा है, कैपिलरीज के इस गुच्छे को बोल देंगे ग्लोमेरुलस। क्या बोल देंगे मेरा बच्चा? ग्लोमेरुलस। क्या कह देंगे मेरे बच्चों? ग्लोमेरुलस। और फिर दोबारा, अच्छा हमने पढ़ा हुआ है कि आर्टीरियोल बनती हैं कैपिलरीज, और कैपिलरीज जुड़कर बनाती है वीनियोल। लेकिन ये क्या, विनियोल्स या वेन्स तो होती हैं ब्लू कलर की, ये तो स्टिल अभी रेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्टीरियोल लेकर आएगी वो है एफरेंट। एफरेंट अंदर जाकर ग्लोमेरुलस बना देगी, जो कि कैपिलरीज का गुच्छा है। और ग्लोमेरुलस वापस जब बाहर निकलेगा तो वो दोबारा आर्टीरियोल ही बनेगा बेटा, नो विनियोल। तो बाहर निकलने वाली आर्टीरियोल जो कि ग्लोमेरुलस बनाकर बाहर निकलेगी, इसका नाम होगा इफेरेंट आर्टीरियोल। इसका क्या नेम होगा बेटा? इफेरेंट आर्टीरियोल। तो दोबारा भी मेरे साथ साथ चलो। एफेरेंट आर्टीरियोल गया, इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर का चलो नाम रख देते हैं बोमैन्स कैप्सूल। बोमैन्स कैप्सूल बेटा एक बाउल की तरह है, एक कप की तरह है, जो कवर करता है हर तरफ से ग्लोमेरुलस को। किसको? ग्लोमेरुलस को। एफरेंट आर्टीरियोल आया, ग्लोमेरुलस में गया और बना दिया, सॉरी, बोमेंस कैप्सूल में गया और बना दिया ग्लोमेरुलस। फिर ग्लोमेरुलस बाहर निकला इफेरेंट आर्टीरियोल बना के। क्या बनाकर निकला? इफेरेंट आर्टीरियोल बनाकर। तो मेरा बच्चा, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल दोनों को मिलाकर रीनल कॉर्पसल कहते हैं भाई। रीनल कॉर्पसल इतना सा हिस्सा था। रीनल कॉर्पसल में 2 चीजें मौजूद हैं, एक है बोमैन्स कैप्सूल और दूसरा है ग्लोमेरुलस। आइए एक और फोटो देख लेते हैं इसकी। वाओ, ये और क्लियर है भाई। तो ये देखो, दिस कप शेप्ड पार्ट इज कॉल्ड बोमैन्स कैप्सूल। दिस कप शेप्ड पार्ट इज कॉल्ड बोमैन्स
कैप्सूल, दिस इज एफरेंट आर्टीरियोल। अच्छा ये चलो ये यहां से अंदर जा रहे हैं, ठीक है, ये जरा नीचे से अंदर जा रहे हैं, चलो जी मैं लेबलिंग के मुताबिक चल रहा हूं। एफरेंट आर्टीरियोल अंदर गया और अंदर जाकर क्या बना दिया, कैपिलरीज का गुच्छा। इस कैपिलरीज के गुच्छे को कहते हैं ग्लोमेरुलस। और जब ग्लोमेरुलस से वापस बाहर जाने लगा तो फिर क्या बन गया, आर्टीरियोल। और इस आर्टीरियोल का नाम होगा ईफेरेंट। अंदर जाने वाला एफरेंट, बाहर निकलने वाला ईफेरेंट। अंदर जाने वाला एफरेंट, बाहर निकलने वाला ईफेरेंट। तो एफरेंट आर्टीरियोल अंदर गया, उसने ग्लोमेरुलस बना दिया, ग्लोमेरुलस को कवर किया हुआ है बोमेंस कैप्सूल ने, और बाहर निकलेगी कौन सी, ईफेरेंट आर्टीरियोल। जनाब अली, रीनल कॉर्पसल is not a tubular part. It is not tubular and has two parts. इसके two parts हैं, कौन कौन, glomerulus and Bowman's capsule. What is glomerulus? Glomerulus is a network of capillaries. Glomerulus is the network of capillaries. अभी अभी हमने पढ़ा. While Bowman's capsule is a cup-shaped structure that encloses the glomerulus, जो glomerulus को घेर लेता है हर जगह से. Easy? मेरा बच्चा, the capillaries of glomerulus arise from afferent arteriole. तो glomerulus बनता किससे है, afferent arteriole से बनता है. जबकि join और glomerulus की capillaries जब वापस जुड़ती हैं तो it makes efferent arteriole. It makes efferent arteriole. Easy बच्चा. तो एफरेंट आर्टीरियोल ने ग्लोमेरुलस बनाया और इफेरेंट ग्लोमेरुलस जोड़कर दोबारा क्या बन गया, इफेरेंट आर्टीरियोल. आगे चलते हैं जनाब, अगला पार्ट है जी रीनल ट्यूब्यूल. क्या मेरे बच्चे, रीनल ट्यूब्यूल. तो रीनल ट्यूब्यूल के मैंने अपने बच्चों को शुरू में हिस्से बता दिए थे. आइए जरा रीनल ट्यूब्यूल की जानिब चलते हैं. वाह, ये आया एफरेंट, एफरेंट बन गया ग्लोमेरुलस. ठीक, ये देखो एफरेंट आया, अंदर बन गया ग्लोमेरुलस, और ये इफरेंट बन के बाहर. ये कप शेप्ड पोर्शन इज कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल, और बोमेंस कैप्सूल से शुरू हुई रीनल ट्यूब्यूल. तो जी हाँ, आपको पता है ये बोमेंस कैप्सूल भी रीनल ट्यूब्यूल का कप शेप्ड हिस्सा है, लेकिन फिर भी चूंकि कप शेप्ड है तो हम इसको रीनल कॉर्पसल में मान लेते हैं. चलें जनाब, रीनल ट्यूब्यूल के 3 पार्ट्स हैं. पहला पार्ट कॉन्वोल्यूटेड, पहला पार्ट कॉन्वोल्यूटेड, दूसरा पार्ट यू शेप्ड, दूसरा पार्ट यू शेप्ड, और तीसरा पार्ट फिर कॉन्वोल्यूटेड. वाओ, तो इसके 3 पार्ट्स हैं. पहला पार्ट ये रहा, कॉन्वोल्यूटेड, ट्विस्टेड. दूसरा पार्ट ये रहा भाई, ये यू शेप्ड. वाओ, और तीसरा पार्ट है अगेन कॉन्वोल्यूटेड. अच्छा, ये जो कॉन्वोल्यूटेड पार्ट है इसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड या प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल. क्या बेटा, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल. इजी मेरा बच्चा. तो अच्छा, ये प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया. तो ये जो यू शेप्ड है इसको बोलोगे लूप ऑफ हैनल. कुछ लोग हेनली बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं, लूप ऑफ हैनल या लूप ऑफ हेनली. और तीसरा पार्ट है जी जो अगला वाला ट्विस्टेड है उसको डिस्टल बोलोगे. क्या बोलोगे मेरा बच्चा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये है, और परे वाली है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. तो जनाब रीनल ट्यूब्यूल के, क्या मेरा बच्चा, रीनल ट्यूब्यूल इज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन व्हिच स्टार्ट्स आफ्टर बोमेंस कैप्सूल. आफ्टर बोमेंस कैप्सूल, लो जी पहला पोर्शन, इट्स फर्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. क्या इसके फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते बेटा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. डन. उसके बाद आ जाए जनाब, नेक्स्ट पोर्शन इज यू शेप्ड and is called loop of Henle.
या लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनल, डन। नेक्स्ट है जी the last portion of renal tubule is the distal convoluted tubule। क्या? distal convoluted tubule। तो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं जनाब। ओ ये ले जी, अंडरलाइन हो गया। और दूसरा पार्ट था जी लूप ऑफ हेनले, ये भी अंडरलाइन हो गया। डन मेरा बच्चा। द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अच्छा, अब जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो ओपन हो रही बेटा ये कैपिलरी डक्ट में। किसमें? ओ कैपिलरी देखा मुंह से निकला, कलेक्टिंग डक्ट में। किसमें? कलेक्टिंग डक्ट में। आए जरा आपकी बुक वाली डायग्राम देख लेते हैं। एक ये देखो जी, तो दिस इज proximal convoluted tubule, then loop of Henle, then डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये खुल रही है बेटा कलेक्टिंग डक्ट्स में। किसमें मेरे बच्चे? कलेक्टिंग डक्ट्स में। द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन्स इन अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट, और बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स जाकर खुलती हैं सेवरल हंड्रेड्स के पैपिलरी डक्ट्स में, और पैपिलरी डक्ट्स जाकर किसमें खुलती जनाब? रीनल पेल्विस में। तो देखा किसमें? रीनल पेल्विस में, जो कि ये वाला रीजन था, ये देखा। तो ये जो जा रही हैं ये रीनल पेल्विस में खुल रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेफ्रॉन्स कॉर्टेक्स और मेडुलरी रीजन में है बेटा। ठीक है, किस किस में? कॉर्टेक्स। अच्छा, ज्यादातर नेफ्रॉन्स जो पानी कम फिल्टर करती हैं, ठीक, यानी आपने ढेर सारा पानी पिया हो तो वो कॉर्टेक्स में मौजूद नेफ्रॉन्स काम करती हैं। और अगर आपने पानी नहीं पिया हुआ, जैसे आजकल रोजे हैं, आप रोजा रख रहे हो, तो रोजे में जो काम करेंगी वो मेडुलरी नेफ्रॉन्स काम करेंगी। ठीक है ना बेटा? तो इसकी डिटेल मेरे बच्चे सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। ओके, तो पढ़ना ना भूलिएगा वो भी मेरे से इंशाल्लाह। मैं 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सबका कंप्लीट रेंज आपके कोर्स का यहाँ इंशाल्लाह ताला अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मत जाओ अकेडमीज में या इधर उधर। देखो आपको अगर वो आपको अच्छी टीचिंग मिल रही है तो इसी चैनल से चिपके रही है। So beta, many collecting ducts join together to form several hundred papillary ducts which drain into renal pelvis। लो जी, स्ट्रक्चर खत्म हुआ बेटा जी। मैं अगर ये फंक्शन ना अभी करवाऊंगा साथ, तो आपने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर भूल जाना है। और अगर मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में ले गया फंक्शन को, तो फिर स्ट्रक्चर भूला हुआ हो तो बेटा आप फंक्शनिंग ऑफ किडनी नहीं पढ़ सकते। अच्छा भाई, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये फंक्शनिंग ऑफ किडनी के नाम से भी आ सकता है, और तो और ये आ सकता है फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है बच्चों, तो फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन के भी आ सकता है। तो यहाँ तो किडनी का या फिर नेफ्रॉन, तो अगर एग्जामिनर नेफ्रॉन पूछ ले तब भी सेम आंसर, किडनी पूछ ले तब भी सेम आंसर। ठीक है, तो देखते हैं भाई नेफ्रॉन कैसे काम करती है। लो जी, किडनी का मेन फंक्शन है यूरिन बनाना, दैट इज पेशाब बनाना। किडनी भाई पेशाब बनाती है, which takes place in 3 steps। लो भाई 3 steps हैं। वाह, बहुत इजी सा बेटा, बस मजीद 5 मिनट में इंशाल्लाह ताला ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। The first step is pressure filtration। The first step is pressure filtration। What happens in pressure filtration? आओ थोड़ी सी जरा तमहीद बांध लें इसकी। ठीक है, लो जी मेरा बच्चा, अल्लाह ताला ने कैपिलरी की शक्ल, उसकी शेप कुछ ऐसी है कि जब एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड अंदर घुसता है ना बेटा, तो जिस तरह नहीं होता आप किसी स्लाइड में आ रहे हो तो कुछ ऐसे एंगल्स बन जाते हैं जिसमें स्लाइड लेते वक्त आपकी ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाती है मेरे पुत्र, आपकी ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाती है मेरे बच्चों। जब ब्लड घुसता है किसमें? ग्लोमेरुलस में, ब्लड का प्रेशर इंतहाई इंक्रीज हो जाता। जब ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो बेटा क्या होगा? कैपिलरीज में तो गैप्स होते हैं छोटे छोटे, पता है ना बेटा? कैपिलरीज में से टप 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 करके फ्लूइड पोर्शन बाहर आना शुरू हो जाएगा ब्लड का।
अच्छा, ब्लड सेल्स और लार्ज प्रोटीन्स तो नहीं निकलेंगी, लेकिन जो जो चीजें इसमें से पास हो सकती हैं, फिल्टर हो सकती हैं, वो जरूर निकल कर, तो जब टप 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 कोई चीज बहेगी तो वो किस में कलेक्ट होगी? वो कलेक्ट होगी बोमैन्स कैप्सूल में। किसमें मेरा बच्चा? बोमैन्स कैप्सूल में। लो जनाब, प्रेशर फिल्टरेशन करने के बाद यहां से इफरेंट से ब्लड बाहर निकल जाएगा, इफरेंट से ब्लड बाहर निकल जाएगा। क्लियर? तो पहला स्टेप है जी प्रेशर फिल्टरेशन, और ये किस में होनी है? ये होनी है जनाब ग्लोमेरुलस में। किसमें मेरे बच्चों? ग्लोमेरुलस में। लो जी, पॉइंट 1, when blood enters the kidney via the renal artery, तो रीनल आर्टरी मैनी आर्टीरियोल्स बना देती है। फिर आर्टीरियोल कौन सा वाला? एफरेंट आर्टीरियोल ब्लड को लेकर ग्लोमेरुलस में चला जाता है। किसमें चला जाता है मेरा बच्चा? ब्लड में, है जी। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि ग्लोमेरुलस में द प्रेशर ऑफ द ब्लड इज वेरी हाई, एंड सो मोस्ट ऑफ द वाटर, लो जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि ग्लोमेरुलस में कौन सी चीज टप 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 करके बोमेन्स कैप्सूल में कौन सी चीज निकलती है? तो निकलती है जनाब वाटर, सॉल्ट्स, ग्लूकोज एंड यूरिया ऑफ द ब्लड। क्या क्या बचा? वाटर, सॉल्ट्स, ग्लूकोज एंड यूरिया ऑफ द ब्लड। ये निकल कर जनाब फोर्स आउट फ्रॉम दी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ये कैपिलरीज में से, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में से ये फोर्स आउट होकर बोमेन्स कैप्सूल में चली जाती। दिस मटेरियल इज पास्ड इनटू द बोमेन्स कैप्सूल नाउ। और अब बोमेन्स कैप्सूल से मैंने पूछा, बोमेन्स कैप्सूल तो क्यों भरा हुआ है? कहने लगा ग्लोमेरुलस में से फिल्टरेट निकली है, इसका नाम ग्लोमेरुलर फिल्टरेट है। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, कि बताएं कि क्या बोमेन्स कैप्सूल ने कोई सक्शन प्रेशर लगाया था? आपने कहना नहीं, ग्लोमेरुलस ने अपनी मर्जी से ये चीजें निकालकर बोमेन्स कैप्सूल में डाली थी, क्योंकि अंदर ब्लड का प्रेशर बड़ा हाई होता है। तो याद रखो, बोमेन्स कैप्सूल सकिंग नहीं करी बेटा, ग्लोमेरुलस खुद बाहर निकाल रहा है। क्या क्या? वाटर, सॉल्ट्स, ग्लूकोज एंड यूरिया। ठीक। अब मेरा बच्चा, इसको क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्टरेट। थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद एकदम होश आएगी किडनी को, क्या की हो गया बेटा? पानी, बेजा पानी निकल गया बाहर। बच्चे, ग्लूकोज निकल गई है। हमें तो ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज कोई फालतू चीज थोड़ी है। तो एकदम किडनी को याद आया कि नहीं नहीं पाए, जो जो चीजा बाहर निकलिया भाई जी, एनएचओ कुछ चीजा वापस बुलाओ, सन जरूरत की। तो सेकंड स्टेप है जी, जो चीज फालतू बाहर निकल गई है, सेकंड स्टेप है, द सेकंड स्टेप इज द सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब हमें सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन करनी। क्या करनी मेरा बच्चा? सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। आपको पता है कि जितना ग्लोमेरुलर फिल्टरेट बेटा अगर 100% निकला है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अगर कितना निकला है 100%, तो 99% मेरा बच्चा सारे का सारा रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। चल वापस ब्लड में। In this step, about 99% of the glomerular filtrate is reabsorbed into the blood capillaries. वापस चला जाता है जी ब्लड कैपिलरीज। ये कौन सी ब्लड कैपिलरीज है जिनमें वापस जाता है? तो सुनो फिर, ये जो निकली थी ना एफरेंट आर्टीरियोल, जो निकली थी, देखा मुंह से एफरेंट निकला ना, ये जो इफरेंट निकली है ना, ये देखो, ये जो इफरेंट निकली, क्योंकि एफरेंट तो अंदर दाखिल हुआ था ग्लोमेरुलस बनाने, जो इफरेंट निकली थी बेटा, वो इफरेंट बल खाएगी किसके? इफरेंट आर्टीरियोल बल खाएगी किसके? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द। ये देखो एफरेंट आर्टीरियोल इनके इर्द गिर्द जाल बनाएगी। ये देखो भाई, एफरेंट ने बाहर निकलकर यहां, तो मैंने पूछा, देखा मुंह से एफरेंट निकला बेटा, एफरेंट ये है, ये इफरेंट है। मैंने पूछा इफरेंट तुम ये क्या बना रही हो? कहने लगी मैं बना रही हूं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। मैं कहा तुम लोगों का क्या फंक्शन है? कहने लगी अफजल भाई, जज्बात में ग्लोमेरुलस ने बहुत कुछ बाहर निकाल दिया, देखो ब्लू एरोस बने हुए। मैं कहा तो? कहने लगी बस फिर उसके जज्बात में निकाली गई चीजों को अब हम वापस लेंगे।
तो ये देखो एरोस बने में कि ट्यूब्यूल से निकलकर कैपिलरीज में वापस चीजें जा रही हैं। यहां क्या हुआ, कैपिलरीज से निकलकर ट्यूब्यूल में गई, तो इधर क्या हुआ, इधर ट्यूब्यूल से निकलकर कैपिलरीज में जाना है, तो जनाब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होनी है। In this step, about 99% of the glomerular filtrate is reabsorbed into the blood capillaries surrounding the renal tubule. देखा, renal tubule को कुछ ने सराउंड किया हुआ, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। It occurs through osmosis. लो जी, वाटर ऑस्मोसिस करता है, हमें भी पता है। क्या था, passing of water molecules, movement of water molecules from the region of higher concentration towards the region of lower concentration through the selectively permeable membrane is called what, osmosis। दूसरी चीज डिफ्यूजन, तीसरी चीज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बेटा कुछ भी करने को तैयार है, हमें हमारी चीजें वापस चाहिए, तो जी हाँ, ऑस्मोसिस के जरिए। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है कि वो कौन से प्रोसेसेस हैं जिनके जरिए सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है जी। आपने कहना ऑस्मोसिस के जरिए, नंबर 2 डिफ्यूजन के जरिए, नंबर 3 एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। किसके जरिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। लो जी, अब हम करने लगे हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या क्या चीजें रीअब्सॉर्ब होती हैं। बेटा सम वाटर, थोड़ा सा पानी, लेकिन मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज, थोड़ा सा पानी लेकिन मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज। ये देखो, यहां से थोड़ा सा पानी लेकिन मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से निकलकर ब्लड की कैपिलरीज में चली जाती है। किसमें चली जाती है बेटा, ब्लड की कैपिलरीज में, आर रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट, हियर salts are reabsorbed by active transport and then water follows by osmosis। याद रखो कि proximal convoluted tubule में salts भी reabsorb होंगे, लेकिन salts पुत्र डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस तो नहीं, ऑस्मोसिस तो वाटर में होती है, और डिफ्यूजन से तो ग्लूकोज हो जाएगी, लेकिन पुत्र salts को याद रखें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ही रीअब्सॉर्ब किया जाएगा। किसमें, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, फॉलोज बाय द ऑस्मोसिस। लो जी, अब हम करेंगे डिसेंडिंग लिम्ब में। ये क्या भला है जी डिसेंडिंग लिम्ब, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो हमने देखा ही नहीं। तो सर अफजल जी दिखाएं, ये देखो पुत्र, मेरा बच्चा लूप ऑफ हैनल यू शेप है बेटा, तो नीचे उतरने वाला लिम्ब कहलाएगा डिसेंडिंग लिम्ब, और ऊपर जाने वाला लिम्ब कहलाएगा असेंडिंग लिम्ब। चलो जी, लूप ऑफ हैनल के अब दो पार्ट्स हो गए, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। चलो जी बताओ, ये क्या है, descending limb of loop of Henle and ascending limb of loop of Henle. Nice. Logi, the descending limb of loop of Henle allows the reabsorption of water. लो भाईजान, डिसेंडिंग में सिर्फ वाटर ने एब्जॉर्ब होना है, तो यहां से सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक, यहां से सिर्फ क्या एब्जॉर्ब हो रहा है मेरा बच्चा, वाटर। जबकि while the ascending limb of loop of Henle में, ascending में ऊपर जाते हुए allows reabsorption of the salts only, ठीक। जबकि बेटा जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट क्या था, लास्ट पार्ट ये था जी, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्या, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। The distal convoluted tubule again allows the reabsorption of water into the blood. And now the third step is the tubular secretion. Tubular secretion. ले जनाब, बस फिनिश होने वाला है। कहते हैं डिफरेंट आयंस, पुत्र डिस्टल की बात हो रही है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की। कहते हैं डिफरेंट आयंस, नहीं आई एम सॉरी, वो डिस्टल की बात नहीं हो रही, ये ट्यूब्यूलर सिक्रीशन ये कहीं से भी हो सकती है, यानी कि किसी भी रीजन में। कहते हैं डिफरेंट आयंस, नंबर 2 क्रेटिनिन, नंबर 3 यूरिया, ये मुसलसल कैपिलरीज के ब्लड में से, जो कैपिलरीज ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द हैं बेटा,
ये रीअब्सॉर्ब नहीं हो रही, ये उल्टा ब्लड में से निकलकर, ये उल्टा ब्लड में से निकलकर किस में आ रहा है, फिल्टरेट ऑफ द रीनल टिब्यूल में आ रहा है। चलो जी दोबारा बताओ, टिब्यूल के अंदर से यानी ब्लड बाहर से क्या भेज रहा है, डिफरेंट आयंस, क्रेटिनिन और यूरिया। ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द जो कैपिलरीज हैं, उन कैपिलरीज में से ब्लड ये चीजें भेज रहा है अंदर के, एल आ जाओ, एल आ जाओ, डिफरेंट आयंस, क्रेटिनिन और यूरिया आर सेक्रेटेड फ्रॉम द ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट इन द रीनल ट्यूब्यूल। क्यों किया जाता है ये? इस तरह करने से यूरिन की बेटा नॉर्मल पीएच मेंटेन हो जाता है। और यूरिन देखा मेरे मुंह से निकला, जब ब्लड डिफरेंट आयंस अपने अंदर से निकालेगा, जब ब्लड अंदर से क्रेटिनिन निकालेगा, जब ब्लड अंदर से यूरिया बाहर निकालेगा, तो इस तरह ब्लड की अपनी पीएच माशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगी। और ब्लड की पीएच जब नॉर्मल होगी तो ये देखो स्लाइटली बेसिक होता है जी, ब्लड 7.35 टू 7.45 अपनी पीएच रखता है ब्लड। तो ब्लड अपनी पीएच कैसे मेंटेन रखता है? वो ऐसे कि जब कैपिलरीज में से ब्लड गुजर रहा होता है रीनल टिब्यूल के ऊपर से, तो ब्लड पुत्र तीन चीजें, डिफरेंट आयंस, क्रेटिनिन और यूरिया, ये चीजें ब्लड अपने अंदर से निकालकर किसमें फेंक देता है, टिब्यूल के अंदर जो फिल्टरेट है उसमें डाल देता है कि अभी ला जाओ, नाली यूरिन बाहर ला जाओ, एनी प्रॉब्लम हो। और इस तरह करने से ब्लड की पीएच नॉर्मल हो जाती है, और वो कितनी है, 7.35 टू 7.45। लो जी याद रहे, अब ये बेटा स्पेशल नुकात हैं कुछ, याद रहे कि ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स आर नॉट फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। क्यों? क्योंकि इनका बड़ा साइज होता है जनाब, तो ब्लड सेल्स नहीं निकलते ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से, सिर्फ वाटर, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड और सॉल्ट्स निकलते हैं। एट द फाइनल स्टेज, लो जी, और अब फाइनली आखिरकार डिस्टल के एंड तक जब पहुंचता है तो पता लगता है कि 100% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से 99% रीअब्सॉर्ब हो चुकी हुई है। पिछू बच गया जनाब 1% ओनली, तो 1% ऑफ द ओरिजिनल फिल्टर्ड वॉल्यूम रह गया है। एंड रिमेंबर दैट द टिपिकल वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड बाय एन एवरेज एडल्ट, एक एवरेज जो जवान आदमी है वो एक टिपिकल वॉल्यूम ऑफ यूरिन, जो यानी एक दिन में जो टोटल यूरिन करता है वो टिपिकल 1.4 लीटर्स पर डे है। ठीक है जी, एक दिन में 1.4 लीटर्स वो क्या करता है जनाब, वो पेशाब करता है, 1.5 लीटर पेशाब। ठीक है जी, अब ये याद रखें कि पानी ज्यादा पीने से फिर ज्यादा आएगा, लेकिन अगर नॉर्मल वाटर पिएगा तो 1.5 लीटर्स आएगा। After the above mentioned steps, bil आखिर the filtrate now present in the renal tubule is known as urine. अब बेटा वो यूरिन कहलाएगा। फिर यूरिन मूव होता है किधर, it moves into the collecting ducts, फिर collecting ducts से papillary ducts, papillary ducts से pelvis, pelvis से ureter, ureter से urinary bladder और urinary bladder से urethra से बाहर। ठीक है मेरा बच्चा, आज का लेक्चर इतना ही था, थोड़ा सा लंबा था, लेकिन मैं क्या करता, मुझे स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों इकट्ठी पढ़ानी थी। ठीक है मेरा बच्चा, जीते रहो, खुश रहो, सलामत रहो, अपने माँ बाप के लिए ढेर सारी खुशियां बटोरो अपने माँ बाप के लिए, और अपने माँ बाप की हमेशा मेरे बच्चों खिदमत करनी। अल्लाह करीम तुम लोगों को सबको कामयाबी दे, जो ये लेक्चर देखता है, जो नहीं देखता उसको भी अल्लाह पाक हमेशा अपनी ईमान में रखें, और कभी भी आपके माँ बाप को औलाद का दुख ना हो। जीते रहिए, खुश रहिए, खुदा हाफिज।